नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज पर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी है मुंबई से सटे थाने शहर की। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। मुंबई से सटे थाने स्थित चर्चिज कॉलोनी डोंबिवली में ओम साई रेजिडेंसी की एक बिल्डिंग में किशोर शिंदे का परिवार 14 फरवरी की सुबह तक काफी खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। सुबह सुबह शिंदे अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। पत्नी सुप्रिया उनके लिए नाश्ता लगा चुकी थी। नाश्ता कर निकलते समय जब सुप्रिया ने अपने पति शिंदे को लंच का टिफिन पकड़ाया, तब उनकी नजर पत्नी के उतरे हुए चेहरे पर ठहर गई। उन्होंने पूछा, क्या बात है सुप्रिया, तुम सुस्त दिख रही हो। हाँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सुप्रिया धीमी आवाज में बोली। घर का काम ज्यादा करने की आज जरूरत नहीं है, तुम आराम कर लो। कपड़े मशीन में डालकर छोड़ देना, ड्यूटी से आकर चला दूंगा। रात को कपड़े धुल जाएंगे, शिंदे ने कहा। लेकिन श्लोक स्कूल जा चुका है, दोपहर को उसे लाना होगा, सुप्रिया बोली। कोई बात नहीं, स्वाति को बोल देना, वो उसे अपने बच्चों के साथ ही लेती आएगी। ठीक है, वैसे 1-1.5 घंटे की नींद ले लूंगी, तब ठीक हो जाएगा, सिरदर्दी तो है, सुप्रिया बोली। ठीक है, कुछ खाना खाकर सिरदर्द की दवाई ले लेना, मैं निकलता हूँ। कहते हुए शिंदे अपना बैग और टिफिन लेकर मुंबई के लिए निकल पड़े। पहले वो लोकल ट्रेन पकड़कर चर्च गेट जाते, फिर उन्हें बस लेकर ऑफिस तक जाना होता था। परिवार में सदस्य के नाम पर सुप्रिया और उनका 10 साल का बेटा श्लोक था। बेटे का स्कूल हाल ही में खुला था। उसे लाने के लिए दोपहर में सुप्रिया उसके स्कूल तक जाती थी। शाम के करीब 4:30 बजे स्वाति ने शिंदे को फोन कर पूछा कि सुप्रिया श्लोक को लेने स्कूल क्यों नहीं आई। इस पर शिंदे अनमने भाव से बोले, हाँ, सुबह उसने बताया था कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए नहीं गई होगी। श्रीलोक घर आ गया ना। हाँ, श्रीलोक तो मेरे साथ आ गया है, लेकिन घर पर माँ को नहीं पाकर मुझसे ही उसके बारे में पूछने आया था। मेरे घर पर ही नाश्ता किया और अभी श्रीलोक दोस्तों के साथ ग्राउंड में खेलने गया हुआ है, स्वाति बोली। सुप्रिया घर पर नहीं है, वो कहाँ गई होगी, शिंदे चिंतित होकर बोले। यही पूछने के लिए तो मैंने आपको फोन किया है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैं घर जाकर भी देख चुकी हूँ, घर का दरवाजा भी बंद है। श्लोक का स्कूल बैग भी बाहर बरामदे में पड़ा है। भाई साहब, मुझे तो डर लग रहा है, आप जल्द आ जाइए, स्वाति घबराहट भरी आवाज में बोली। घर पर भी नहीं है, फिर कहाँ गई होगी, दवा वगैरह लाने या डॉक्टर के पास तो नहीं गई, कहीं तबीयत ज्यादा तो नहीं बिगड़ गई उसकी। अभी मैं उसे फोन करता हूँ, शिंदे बोले और तुरंत सुप्रिया को मोबाइल पर फोन करने के लिए स्वाति का कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शिंदे ने सुप्रिया को फोन मिलाया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। शिंदे चिंतित हो गए। तब उन्होंने पड़ोसी दोस्त को घर जाकर सुप्रिया का पता करने को कहा। दोस्त ने भी 5 मिनट में आकर वही सब बताया जो स्वाति ने कहा था। शिंदे ने फटाफट ऑफिस का बचा काम निपटाया और शाम के 7 बजे तक घर आ गए। घर का दरवाजा भीतर से बंद था। बेटा श्लोक ग्राउंड से खेलकर आ चुका था। बरामदे में कुछ पड़ोसी भी जमा थे। सुप्रिया बाहर जाने पर अक्सर घर की चाबी अपने पड़ोसी के पास छोड़ जाती थी, लेकिन उस रोज सुप्रिया ने ऐसा नहीं किया था। इसे लेकर एक सवाल सभी के मन में कुलबुला रहा था कि आखिर सुप्रिया कहाँ है। खैर, शिंदे ने अपने बैग से घर के इंटरलॉक की एक्स्ट्रा चाबी से मेन दरवाजा खोला। अंदर कमरे में उनके साथ कई लोग दाखिल हुए। भीतर का माहौल सामान्य था। कमरे में लाइटें जल रही थी। कुछ पल वे कमरे में रुके। उनकी आंखें सुप्रिया को तलाश कर रही थी। उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से उसके बारे में पूछा। किसी ने भी सुप्रिया के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि सभी ने कहा कि उनकी उस रोज सुप्रिया से मुलाकात ही नहीं हुई थी। शिंदे को मामला कुछ संदिग्ध लगा। वो अधिक समय गंवाए बगैर अपने खास दोस्तों के साथ डोंबिवली मानपाड़ा पुलिस थाने गए। थाना प्रभारी के पास जाकर उन्होंने सुप्रिया की गुमशुदगी की सूचना लिखवा दी। इधर शिंदे के घर पर कुछ पड़ोसियों की नजर एक सोफे पर टिक गई, जो खिसकाकर दोबारा उसी जगह पर सेट किए जाने जैसा दिख रहा था। ऐसा जमीन पर बने ताजा निशान से पता चल रहा था। लोगों को वो निशान कुछ संदिग्ध लगा। वे ये नहीं समझ पाए कि सोफे को दीवार से सटाकर क्यों लगाया गया है, जबकि सुप्रिया इसके खिलाफ रहती थी। वो हमेशा दीवार पर निशान पड़ने से बचाने के लिए दीवार से थोड़ी दूरी बनाकर रखती थी। जमीन पर भी कुछ निशान ऐसे बने हुए थे जो अधूरी सफाई लगते थे।
पड़ोसियों में से एक ने सोफे को खींचने का प्रयास किया। वो भारी महसूस हुआ, खिसक नहीं पाया, जबकि वो बेड कम सोफा आसानी से खिसकाया जाने वाला था। सोफा ऊपर से गीला भी दिख रहा था। उसे दो लोगों ने ताकत से जैसे ही खिसकाया, उसके नीचे का हिस्सा एक झटके में अपने आप बाहर की ओर निकल आया। उसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें सुप्रिया बेजान पड़ी थी। उसे सोफे में ठूस कर डाला गया था। पैर मुड़े हुए थे, सिर आगे की ओर झुका और गर्दन टेढ़ी थी। चेहरा आधा ही दिख रहा था। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। संयोग से शिंदे भी वहीं थे। पुलिस जिसे गुमशुदा के रूप में तलाश कर रही थी, उसके घर में ही मिलने की सूचना मिल गई थी। पुलिस टीम 10 मिनट में ही शिंदे को साथ लेकर आ गई। पुलिस टीम में सीनियर इंस्पेक्टर शेखर बागड़े, इंस्पेक्टर अनिल पड़वल, एपीआई मनीषा जोशी और अविनाश वनवे शामिल थे। पुलिस के आला अधिकारियों की टीम के सामने सुप्रिया की लाश को सोफे से बाहर निकाला गया। उसके सिर पर चोट के निशान थे। मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। मौके की प्रारंभिक कार्रवाई पूरी करने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। इस मामले की जानकारी एडिशनल पुलिस कमिश्नर पूर्वी क्षेत्रीय संभाग कल्याण के दत्तात्रेय कराले, डीसीपी सचिन गजाल और डोंबिवली डिवीजन के एसपी जेडी मोरे को भेज दी गई। शिंदे और सभी पड़ोसियों समेत पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो चुके थे। उनमें मुख्य थे कि सुप्रिया की हत्या किसने की, उनकी हत्या के पीछे कारण क्या हो सकता है, हत्यारा घर में घुसकर वारदात में सफल कैसे हो गया, क्या वो पहले से सुप्रिया को जानता था। सुप्रिया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले की गई शुरुआती जांच में पुलिस ने हत्या के कुछ बिंदुओं को भी नोट किया। प्राथमिक जांच रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के सामने अनगिनत सवाल थे। सुप्रिया के सिर पर चोट के निशान थे, वहां खून फैला नजर आया था। गर्दन नायलॉन की रस्सी और केबल से टाइट बंधी हुई थी। गर्दन पर छिलने जैसे जख्म के निशान थे। इसी तरह पुलिस ने कमरे की जांच में पाया कि सोफे को अपनी जगह से हटाया गया था। सिर पर लगे चोट से निकले खून के निशान को फर्श से साफ कर दिया गया था। अपराधी ने वैसा एक भी निशान नहीं छोड़ा था जिससे उसकी पहचान हो सके। घर का दरवाजा बंद होने का मतलब था कि अपराधी वारदात के बाद आराम से घर को बंद करके चला गया होगा, यानी अपराधी घर की बहुत सी जानकारियों से वाकिफ रहा होगा। पुलिस ने जांच के सिलसिले में 37 वर्षीय किशोर शिंदे से भी पूछताछ की। उन्होंने बताया कि वे महाराष्ट्र में सतारा जिले के रहने वाले हैं। उनका पैतृक गांव सतारा जिले के कराड़ तहसील में है। उनकी उसी जिले की सुप्रिया से 12 साल पहले शादी हुई थी। वे पिछले साल ही इस रेजिडेंसी के फ्लैट में रहने आए थे। उन्होंने हाल ही में इसे खरीदा था। इससे पहले भी किशोर इसी इलाके में एक कमरे के मकान में किराए पर रहते थे। इसी के साथ किशोर ने यह भी बताया कि उनका इलाके में किसी के साथ कोई मतभेद नहीं हुआ था। उनकी पत्नी शिक्षित महिला थी। उनका स्वभाव काफी मिलनसार था। पास पड़ोस के लोगों के साथ अच्छे मधुर संबंध थे। किशोर को ड्यूटी से घर लौटते हुए अक्सर देर हो जाती थी। घर का अधिकतम काम सुप्रिया ही संभालती थी। पुलिस का ध्यान अपराधी के घर में घुसने की दिशा में जांच की ओर भी गया। कॉलोनी के परिसर में बिल्डिंग के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाई गई। इसी दरमियान बिल्डिंग के ही एक व्यक्ति ने पुलिस को सुप्रिया के घर के बाहर एक जोड़ी चप्पलें देखने की बात भी बताई। उसका कहना था कि शिंदे परिवार के लोग अपनी चप्पलें हमेशा स्टैंड पर रखते थे। स्टैंड भी बरामदे में एक कोने में था। बरामदे के बाहर चप्पल होने का मतलब किसी बाहरी व्यक्ति का घर में आना था। पुलिस के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण थी कि शिंदे के घर के बाहर 1 से 1:30 बजे के बीच जो चप्पलें देखी गई थी उसकी पहचान की जाए। इसकी जानकारी देने वाले व्यक्ति को तरह तरह के चप्पलों की तस्वीरें दिखाई गई। उसने कुछ तस्वीरें देखकर शिंदे के घर के बाहर पाई गई चप्पलों की पहचान कर ली। यह भी बताया कि ऐसी चप्पलें इस इलाके में एक व्यक्ति पहनता है। इसी के साथ जांच कर रही पुलिस को ध्यान आया कि थाने में किशोर शिंदे के साथ सुप्रिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आया युवक भी इसी तरह की चप्पलें पहने हुए था। शिंदे से उस युवक के बारे में जानकारी ली गई। वो शिंदे की बिल्डिंग से कुछ दूरी पर रहने वाला विशाल था। उसका शिंदे के घर में पहले भी 2-3 बार आना हुआ था। उसे उसी वक्त पूछताछ के लिए थाने लाया गया। युवक ने अपना नाम बताने से पहले बताया कि उसी ने तो शिंदे को पत्नी के लापता होने की शिकायत लिखवाने के लिए कहा था। पुलिस ने जब पूछा कि उसे कैसे पता था कि सुप्रिया लापता ही है, इस सवाल पर वो सकपका गया। उसके चेहरे के उल्टे रंग को देखकर पुलिस ने जबरदस्त डांट लगाई। उसका पूरा नाम पता पूछा।
तब युवक ने अपना नाम विशाल भाऊ भाट बताया। उसके बाद सुप्रिया हत्याकांड के बारे में उसने जो चौंकाने वाली कहानी बताई वो इस प्रकार थी। दरअसल 27 वर्षीय विशाल ठाणे जिले में मुरवाड़ी तहसील के घावसड़ी गांव का रहने वाला था। उसके माता पिता और भाई बहन गांव में ही रहते थे। ओम रेजिडेंसी के इलाके में ही वो किराए का कमरा लेकर रहता था। उसकी नवी मुंबई में प्राइवेट नौकरी थी। उसकी कई बुरी आदतों में मोहल्ले की लड़कियों और औरतों पर नजर गड़ाए रखना भी था। वो उन्हें कामुक निगाहों से निहारता रहता था। उनसे संपर्क बनाने के मौके भी ढूंढने की कोशिश करता था। उसने पुलिस को बताया कि उसकी नवी मुंबई में ही एक प्रेमिका भी थी जो किसी दूसरे शहर की रहने वाली थी। बीते 3 माह से वह अपने घर चली गई थी। उसके बाद से वो नहीं लौटी थी। उसे याद कर विशाल की रातें तन्हाई में गुजरती थी। उसकी कल्पनाओं में वो खोया रहता था। इन्हीं दिनों उसकी निगाह सुप्रिया पर पड़ी थी। वो कई दिनों से उसकी दैनिक गतिविधियों पर नजर गड़ाए हुए था। विशाल सुप्रिया से अकेले में मिलने को व्याकुल हो गया था। एक दिन विशाल को तब मौका मिल गया जब वो एक मैगजीन की दुकान पर पुरानी सरिता और गृह शोभा पत्रिकाओं की मांग कर रही थी। दुकानदार के पास उस समय वो पत्रिकाएं नहीं थी। संयोग से विशाल भी वहीं था। विशाल ने झट से कहा कि पुरानी मैगजीन की दुकान के बारे में वो जानता है। नवी मुंबई में जहां वो काम करता है उसके पास ही है। सुप्रिया ने उसकी बात पर विश्वास करके सरिता और गृह शोभा के उन अंकों की लिस्ट उसे दे दी जिनकी उसे जरूरत थी और कहा कि इनमें से जो भी मिल जाए वो ले आए। ये बात घटना के ठीक 2 दिन पहले की है। विशाल 14 फरवरी 2022 की दोपहर को किताबों का एक पैकेट लेकर सुप्रिया के घर आ गया। कॉल बेल की 3-4 आवाज सुनकर सुप्रिया ने दरवाजा खोला। वो अलसाई हुई थी। अपना दुपट्टा संभालती हुई उसने पूछा, आप? बरामदे से बाहर विशाल खड़ा था। सुप्रिया 4 कदम चलती हुई उसके पास आ गई। ये लीजिए मैडम, आपकी मैगजीन सारी की सारी मिल गई जिनकी आपको जरूरत थी। विशाल ने हाथ में पकड़ा पैकेट सुप्रिया की ओर बढ़ा दिया। थैंक यू, आप मेरी वजह से कितने परेशान हुए। विशाल के हाथ से पैकेट लेते हुए सुप्रिया बोली। पैकेट लेकर अंदर जाने के लिए मुड़ते हुए विशाल से उसने कहा, आइए ना, इसका पैसा भी तो देना होगा ना। विशाल बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर अपनी चप्पलें उतारकर सुप्रिया के पीछे हो लिया। कुछ सेकंड में सुप्रिया और विशाल हॉल में थे। उनके हॉल के गेट में ऑटोमेटिक लॉक लगा हुआ था। सुप्रिया ने विशाल को सोफे पर बैठने को कहा और उसके लिए पानी लेने चली गई। तुरंत ही पानी का गिलास भी ले आई। विशाल धीरे धीरे पानी पीने लगा और सुप्रिया मैगजीन का पैकेट खोलने लगी। पैकेट के खोलते ही सुप्रिया चौंक पड़ी। उसके हाथ से कुछ पत्रिकाएं नीचे जमीन पर गिर गई। विशाल कुटिलता से बोला, क्यों पसंद नहीं आई? इससे भी अच्छी किताबें वहां मिलती है। बदतमीज, निकल जा यहाँ से। तूने क्या समझ लिया मैं ये लाने क्यों बोली थी? सुप्रिया चीखते हुए बोली। विशाल सरिता और गृह शोभा के बजाय अश्लील मैगजीन लाया था। उसे देखते ही सुप्रिया नाराज हो गई थी। ज्यादा सती सावित्री मत बनो, मैं सब जानता हूँ तुम जैसी औरतों के बारे में। नाटक करती है। ये कहते हुए विशाल ने सुप्रिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। इस तरह विशाल के बदले हुए तेवर और अचानक हुए हमले से सुप्रिया अनजान थी। वो उसके ऊपर गिर पड़ी। पास रखा कांच का गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया। कुछ पानी भी फैल गया। सुप्रिया विशाल को धकेलते हुए उठ खड़ी हुई। जमीन पर बिखरा कांच उसके पैर में चुभ गया जिससे खून निकल आया। वो वहां से भागकर दूसरे कमरे में जाने लगी। तब तक विशाल और भी ज्यादा उन्मादी बन चुका था। वो सुप्रिया को फिर से दबोचने की कोशिश करने लगा लेकिन वो उसकी पकड़ से बचती रही। अंततः उसकी गर्दन विशाल की पकड़ में आ गई। विशाल ने सुप्रिया को काबू में लाने के लिए नायलॉन की रस्सी उसके गले में फंसा दी। वो रस्सी अपनी जेब में रखकर लाया था। गले में फंसी रस्सी दोनों हाथों से कस ली जिससे जल्द ही सुप्रिया बेजान हो गई और गिर पड़ी। उसी अवस्था में उसने उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ की। तब तक सुप्रिया की सांसें थम चुकी थी। ये देखकर विशाल घबरा गया और आनंद फानन में अपने बचाव का रास्ता निकालने लगा। उसने पाया कि उसकी सुप्रिया के साथ हाथापाई बेड कम सोफे पर हो रही थी। उसके दिमाग में आइडिया कौंध गया। उसने तुरंत सोफे को खोला और सुप्रिया की लाश उसके अंदर ठूस दी और सोफे को पहले की तरह लगा दिया। लेकिन वो भूल गया कि सोफा पहले दीवार से थोड़ा अलग था। जमीन पर गिरे पानी और सुप्रिया के कुछ खून को साफ करने के बाद गेट की चाबी ढूंढी। चाबी उसे किचन में फ्रिज के ऊपर रखी मिल गई। इस तरह वारदात को अंजाम देने के बाद विशाल बड़े आराम से अपने कमरे पर चला गया। खुद को बचाने के लिए डोंबिवली थाने भी गया
और किशोर शिंदे का हितैषी होने का ढोंग किया, लेकिन उसकी ही चप्पलों ने उसके अपराध की चुगली कर दी। आरोपी विशाल भाऊ भाट से विस्तार से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।